नमस्कार, स्वागत है आपका खिलाड़ी नंबर 1 में। और नया हफ्ता तो नए खिलाड़ी जुड़ेंगे। छोटा हफ्ता है इस बार, ये तो टोटल कितने 3 ट्रेडिंग सेशंस ही मिलेंगे, लेकिन मुकाबला ज़ोरदार होगा क्योंकि मार्केट में इस हफ्ते मंथली एक्सपायरी भी है और बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, तमाम खबरों का सिलसिला रहेगा। तो तीनों खिलाड़ी हमारे जम के मुकाबला करेंगे। कौन होंगे इस हफ्ते के खिलाड़ी? तो इस बार हम हमारे साथ जुड़ेंगे 5paisa.com के रुचित जैन, कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत और अमित सेठ के बीच मुकाबला होगा। स्वागत है आप तीनों लोगों का और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। पहले एक नज़र बाजार पर डालते हैं कि क्या चल रहा है इस वक्त। प्रेशर चल रहा है, ऊपर से दबाव। 100 पॉइंट करीब सेंसेक्स नीचे है और 100 पॉइंट ही बैंक निफ्टी नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी भी 24-25 पॉइंट है, तो एक रेंज बनाई है, लेकिन वो रेंज नीचे की तरफ है और गिरने वाले शेयर्स की संख्या अब बढ़ रही है। 1:1.6 यानी 1700 शेयर्स गिरने वालों के सामने 1025 शेयर्स बढ़ने वाले हैं। तो मार्केट में थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिल रहा है। तो इस मार्केट फ्रेमवर्क में कैसे बनाएंगे अपनी स्ट्रेटजी, इसी पे एक राय पहले मार्केट पे ले लेते हैं। रुचित, आपसे शुरू करते हैं। बताइए, ओवरऑल मार्केट पे व्यू क्या बन रहा है आपका? जी, वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, ओवरऑल मार्केट का देखें तो पिछले कुछ दिनों में जो हमने निचले स्तर से प्राइस अप मूव देखा है वो मोर एक शॉर्ट कवरिंग मूव रहा है, क्योंकि आप एफआईएस की पोजीशन देखेंगे तो जहां पे उनके काफी शॉर्ट्स इंडेक्स फ्यूचर्स में थे वो उन्होंने कम किए हैं। बट यहाँ पे अभी भी लग रहा है कि जो स्टीम है वो अभी भी बाकी है, क्योंकि अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में देखेंगे तो यूएस मार्केट्स में भी वहाँ पे भी एक अच्छे सपोर्ट, रिट्रेसमेंट सपोर्ट के आसपास ये पुल बैक मूव आया है जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सो आई थिंक ये ग्लोबली पुल बैक मूव जब तक कंटिन्यूड है तब तक हमारे मार्केट में मोमेंटम भी पॉजिटिव साइड रहेगा। और मे बी बिकॉज हम थोड़े से ओवरबॉट हो गए हैं इंट्राडे चार्ट पर या लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पर 17,000 से 17,700 17,800 तक एक वन वे तेजी आई है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन में भी नेक्स्ट ये हफ्ते में एक्सपायरी तक हो सकता है। बट मैं यही कहूंगा कि स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रखें। इंडेक्स फ्रंट पे बाय ऑन डिप्स पे नीचे 17,600 जहां पे पुट राइटर्स एक्टिव है वो एक अच्छा सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए। तो 17,600 17,650 की रेंज आता है तो आप इंडेक्स पे लॉन्ग वहां पे कीजिए। तब तक यहाँ पे एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे, पॉजिटिव बायस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड शॉर्ट टर्म का है, वो अभी भी नियर टर्म में लग रहा है कि अपमूव का स्टीम अभी तक बाकी है। ओके, 17,600 650 के बीच में है तो लॉन्ग इनिशिएट करिए और वहाँ से आपको गेन मिल सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा फायदा होगा। प्रशांत, आपकी क्या राय है मार्केट पर? जी नमस्कार और सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। फिलहाल अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो हम करीबन 17,700 के करीब है, ऑलमोस्ट उसी लेवल को हम छू रहे हैं। मेरे हिसाब से 17,640 ये एक बहुत अहम सपोर्ट है। तो फिलहाल मैं जिनके पास लॉन्ग हो मैं कहूंगा वही आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,640। जब तक ये इंटैक्ट है हम लॉन्ग रह सकते हैं। मोमेंटम कब आएगा तो मेरे हिसाब से जब हम 17,800 इस लेवल को क्रॉस कर जाएंगे तब एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। फिलहाल ये जो 100 पॉइंट की रेंज है थोड़ी ट्रिकी है, तो मैं इंडेक्स में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा। बट ओवरऑल मार्केट मुझे स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है और मैं स्टॉक स्पेसिफिक डेफिनेटली लॉन्ग्स रखना चाहूंगा। एज कंपेयर टू निफ्टी मुझे बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि करीबन 40,000 के सपोर्ट से बैंक निफ्टी काफी अच्छे से ऑलमोस्ट 41,000 तक आ चुका है। अब मुझे लग रहा है कि 40,900 ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट मार्केट के लिए, और यहां से अगर ये रैली कर जाए तो 700-800 पॉइंट की रैली हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। 700-800 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में बन सकती है अगर 40,900 से बाउंस लेता है तो। और बुलिशनेस इनका भी है। अमित, आप भी बुलिश हैं क्या? गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नीरज जी, हमने पिछले 4 से 5 दिनों में एक काफी अच्छी रैली देखी बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू इंडेक्स। अब मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से रैली अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन कंसोलिडेशन मोड में थोड़ा सा बाजार है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। अगर हमें कहीं डिप मिलता है लगभग निफ्टी में अराउंड 17,550 या 17,600 के लगभग, तो दैट विल बी अ गुड जोन टू एंटर। सिमिलरली 40,700 से 800 बैंक निफ्टी में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन है। तो मुझे यहाँ से लगता है कि अब थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहेगा। ट्रेंड डेफिनेटली अप है, देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस। लेकिन अगर पुल बैक में कहीं एंट्रीज मिलती है तो हमारे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो जाएंगे और उन परिस्थितियों में हमें गेन्स काफी जल्दी मिलेंगे। तो मेरी राय यही है कि अगर कोई पुल बैक मिले, डिप मिले, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो तो जरूर लॉन्ग की पोजीशन बनाई जाए इस मार्केट में। तो आप भी बुलिश हैं। आज हमारे तीनों खिलाड़ी जो है बुलिश हैं और नज़रिया बदला नहीं है। लेवल्स दे रहे हैं कहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। तो तैयार है आप तीनों लोग? फिर अपने अपने स्टॉक्स के साथ ही आज किस किस के बीच में मुकाबला होने वाला है। रुचित, आपसे शुरू करते हैं। बताइए क्या क्या जोड़ रहे हैं आज आप?
मेरा सबसे पहला स्टॉक रहेगा वो यूनाइटेड स्पिरिट्स रहेगा, क्योंकि स्टॉक में काफी दिनों से एक कंसोलिडेशन देखा जा रहा था, वो पूरा कंसोलिडेशन अपने सपोर्ट के ऊपर था और आज की ट्रेडिंग सेशन में शुरुआत से ही जो स्ट्रेंथ ये स्टॉक ने दिखाई है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस अप मूव है, ये क्लियरली साइन करता है कि ये अप ट्रेंड का रिजम्पशन है। करंटली 866 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो करंट लेवल्स पे ये स्टॉक को खरीदारी करें शॉर्ट टर्म के लिए 844 के स्टॉप लॉस के साथ 940 तक के टारगेट्स के लिए। 844 स्टॉप लॉस और 940 का टारगेट। पार्टी भी शुरू हुई है लग रहा है, कई लोग चित्र भेज रहे हैं अपने। जी बिल्कुल। तो पहला स्टॉक मिल गया रचित की तरफ से यूनाइटेड स्पिरिट्स, और इसमें 940 के तक के टारगेट के लिए आप प्रयास कर सकते हैं और 844 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए इसमें। प्रशांत, आपका पहला स्टॉक? जी मेरी फर्स्ट पिक होगी आरवीएनएल, रेल विकास निगम। ये करीबन 39-75 के आसपास चल रहा है। मैं इसको लेना चाहूंगा और स्टॉप लॉस रखूंगा 37 पे, 37 पे, और मेरा इसमें जो टारगेट होगा वो 47 का होगा। ये पोजिशनल ट्रेड होगा। पोजीशन मतलब इसी हफ्ते की ना, कि उसके भी आगे? जी उसके आगे ये पोजिशनली कैरी कर सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, मुझे लग रहा है एक नई ब्रेकआउट के कगार पे है, तो बिल्कुल इसको कैरी कर सकते हैं। आरवीएनएल 37 का स्टॉप लॉस, 47 का टारगेट, 39.75 पे भी ट्रेड कर रहा है, 7% स्टॉक ऊपर है और ये एक पोजिशनल ट्रेड है। आप इनके साथ खेलते खेलते भी देख सकते हैं, ये आगे भी इसको कैरी किया जा सकता है। ये स्टॉक प्रशांत को पसंद आ रहा है। अमित, आपका पहला स्टॉक? नीरज जी, मुझे सबसे पहले पसंद आ रहा है टाटा केमिकल। इस पे एक 7 से 8 दिनों का कंसोलिडेशन था, नैरो रेंज कंसोलिडेशन था, और आज हम इसमें अपटिक और एक अच्छा ब्रेकआउट देख रहे हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1182 का प्राइस है अभी करंटली। इसका बाय की सलाह है। टारगेट्स रहेंगे 1250 के और स्टॉप लॉस रखूंगा 1150 रुपए का। ओके, टाटा केमिकल है अमित की पसंद, तो टाटा केमिकल पे ध्यान दिया जा सकता है। अगला स्टॉक प्रशांत आप बताएंगे, दूसरा वाला? जी मेरा नेक्स्ट पिक होगा आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस। करीबन ये 403-404 के जोन में चल रहा है। मैं इसको लेना चाहूंगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा 375, 375 का। टारगेट मेरा इसमें होगा 460 से लेके 475 का। 475 का टारगेट और 375 का स्टॉप लॉस। आईजीएल सिटी डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई कंपनी, और आज इसमें अच्छा मूवमेंट दिख रहा है, 5% ऊपर है और इसमें 475 के टारगेट आ सकते हैं। काफ़ी एग्रेसिव टारगेट है, 375 का स्टॉप लॉस है यहाँ पे, तो इसको आप ध्यान दे सकते हैं। रचित, आपका दूसरा स्टॉक? मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा भारत फोर्ज। मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ ब्रेकआउट, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन हुआ है जिसमें 800 का रेजिस्टेंस है, लेकिन जो ये स्ट्रेंथ ये स्टॉक रिसेंटली दिखाई है, प्राइस अपूव में अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, छोटे मोटे करेक्शंस हो रहे हैं, तो ज्यादा कुछ प्राइस में वॉल्यूम्स नहीं है। ये क्लियर साइंस है कि ब्रेकआउट स्टॉक ये नवंबर सीरीज में दे सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए भारत फौज करंटली 797-98 के बीच में चल रहा है, यहाँ पे खरीदारी के लिए 770 का स्टॉप लॉस रहेगा और नवंबर सीरीज के लिए 880 तक के टारगेट से अपनी स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नवंबर सीरीज के लिए आप इसमें ध्यान रख सकते हैं भारत फोर्ज में। अमित, आपका दूसरा स्टॉक? नीरज जी, मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा कोचिन शिपयार्ड। स्टॉक में हमने एक अच्छा रनअप देखा था और पिछले 8 से 9 दिनों में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। स्टॉक अपने 10 डेमा पे रेस्ट कर रहा है। काफी नैरो रेंज थी इसके पिछले 7 से 8 दिनों में और अब उस नैरो रेंज से ये बाहर आ रहा है। करंटली इसका प्राइस 533 का है। बाय की सलाह है। टारगेट रहेंगे 580 के और स्टॉप लॉस रहेगा 515 का। कोचिन शिपयार्ड 515 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के आप चल सकते हैं। ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब डिफेंस से रिलेटेड कोचिन शिपयार्ड, मजगांव, ये सब बहुत बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो आपके सामने 6 स्टॉक आ चुके हैं, तीनों खिलाड़ियों के 2-2। प्रशांत ने आरवीएनएल और आईजीएल दिया है, रचित ने यूनाइटेड स्पिरिट्स और भारत फोर्ज, और अमित सेठ ने टाटा केमिकल्स और कोचिन शिपयार्ड। ये 6 स्टॉक हैं। अभी एक एक बाकी है, लेकिन इससे पहले एक मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। दूसरी तिमाही में हिंदुस्तान जिंक ने मुनाफा काफ़ी अच्छा कमाया है, करीब 33% बढ़कर ये 2680 करोड़ रुपए पहुंच गया है। वहीं कंपनी के रेवेन्यू में भी 35-36% की उछाल देखने को मिला। हालांकि मार्जिन में हल्की गिरावट रही है क्योंकि प्राइसेस नीचे आए हैं कमोडिटीज़ के। कंपनी के आगे की ग्रोथ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हिंदुस्तान जिंक के सीईओ अरुण मिश्रा जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। कमोडिटी साइकिल एक बहुत ही उतार चढ़ाव भरे दौर से गुजर रही है और चाइना की तरफ लोगों की नज़र बनी रहती है, लेकिन फिलहाल इस क्वार्टर के दूसरी तिमाही के नतीजे आपके काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। क्या थे ग्रोथ के ट्रिगर्स?
अगर हम लोग देखें कि ये जो क्वार्टर है ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट 33% बढ़ा है। इसके पीछे जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो कि हमारा मेटल प्रोडक्शन करीब 18% बढ़ा है और हमारा जो सिल्वर प्रोडक्शन है वो करीब 28% बढ़ा है। तो ये दो बड़ा फैक्टर होता है हमारा अर्निंग के लिए। और ऑफ कोर्स इस क्वार्टर में लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर से एलएमई ज्यादा रहा है। दोनों मिला करके अच्छा है। एंड ओवरऑल अगर हम लोग हाफ ईयरली रिजल्ट भी देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो हमारा मेटल प्रोडक्शन करीब 13% बढ़ा है, जबकि मेरा सिल्वर प्रोडक्शन करीब 19% बढ़ा है। एंड इसीलिए मेरा जो है ऑफ कोर्स हाफ ईयरली परफॉर्मेंस भी हमारा करीब नेट प्रॉफिट जो है करीब 44% बढ़ा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। अरुण जी, एक सिल्वर जो है वो हिंदुस्तान जिंक का एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है और इसकी डिमांड लगातार बढ़ी, चूँकि इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है ये, और हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि इसमें एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन दुनिया भर में मंदी की बातें और बहुत सारी खबरें चलती रहती हैं, इसके बीच में आप सिल्वर और जिंक की डिमांड कैसी देख रहे हैं? तो डिमांड जो है डोमेस्टिक मार्केट में काफी अच्छा है। डोमेस्टिक मार्केट में ऑलरेडी हमारा शेयर करीब 80% डोमेस्टिक शेयर हमारे पास है। तो पहले जहां पर हमको एवरी मंथ करीब 36-37 हजार टन बेचने में भी तकलीफ आती थी, अभी 42,000-45,000 टन भी हम लोग बेच पा रहे हैं। तो डिमांड तो अच्छा है। इंटरनेशनल मार्केट में, यूरोप मार्केट में डिमांड है, उनके अपने पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, इसलिए उस मार्केट में प्रीमियम अच्छा मिलने का एक मौका है। लेकिन हमारे जो शिपिंग कॉस्ट है वो अभी थोड़ा सा कम हो रहा है पहले से, क्योंकि सारे जो बॉटलनेक्स था शिपिंग का वो खुल गया है, कंटेनर्स अवेलेबल हो रहा है। हालांकि क्रूड प्राइसेस में उतना घटाव नहीं दिखा है। ओवरऑल हम बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड स्ट्रांग है, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड रेस्पेक्टेबली बेटर है एंड प्रीमियम अर्निंग का चांसेस बेटर है। इसीलिए क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में हम लोग अगर और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे सो वी विल गेट मोर मनी एज फार एज बोथ डोमेस्टिक एंड आवर एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न। अच्छा अरुण जी, कीमतें तो नरमी का एक ट्रेंड बना के चल रही लगातार इंटरनेशनल मार्केट में, हम लोग देखें क्या ट्रेंड आगे रह सकता है भाव तमाम कमोडिटीज का? सिल्वर हमको लगता है करंटली थोड़ा डाउन चल रहा है, $20 के नीचे है। बट आने वाले समय में क्वार्टर 3 क्वार्टर 4, दिस इज फेस्टिवल सीजन, ऑफ कोर्स इंडिया में डिमांड अच्छा रहता है। बट इंडिया एक पिकुलियर कंट्री है जहां सिल्वर और गोल्ड का डिमांड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन का जो हमारा इंपोर्ट होता है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उस सबका करीब 70% चला जाता है ज्वेलरी मार्केट में, वेयर डेवलप्ड कंट्री में 70% जाता है इंडस्ट्री मार्केट में। तो इंडिया में जैसे जैसे आपको मोबाइल फोन या तो रिन्यूएबल पावर ये सब का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वैसा इंडस्ट्रियल कंजम्पशन ऑफ सिल्वर बढ़ेगा। बट इमीडिएट हम बात करें क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में, हमें उम्मीद है कि सिल्वर प्राइस करेक्ट करके $21 $22 पर ट्राई आउंस में आ जाना चाहिए। और अगर एलएमई का बात करें जिंक का, तो करंट प्राइस 3,000-3,100 का अंदर फ्लक्चुएट करेगा। कुछ रिपोर्ट जरूर बता रहा है कि अगला 4 महीने के अंदर में ये बढ़कर के $3,600 या $3,700 तक जा सकता है। ये काफी मतलब अच्छे आशा की किरण है। ओके, सिल्वर के प्राइस नरम हो सकते हैं लेकिन जिंक के हो सकते हैं थोड़े ऊपर जाएं। देखना पड़ेगा किस तरह से ट्रेंड बनता हुआ दिखता है। ऐसे में इस हालात में, इस ट्रेंड में मार्जिन कैसे आप डिफेंड करेंगे अपने जो करंट है? तो करेंटली वी आर एट अबाउट 52-53% मार्जिन एंड आगे का भी कॉस्ट अगर थोड़ा बहुत $50-100 करेक्ट करे तो भी 50% मार्जिन से ऊपर ही रहेगा। मार्जिन में हमको कोई चिंता नहीं है, हमें खाली अभी है देखना है कि कैसे वॉल्यूम को और बढ़ाए सो दैट मेरा नेट अर्निंग, मेरा जो टोटल एब्सोल्यूट प्रॉफिट है वो नंबर बढ़ पाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर। दोनों क्वार्टर मिला करके दैट इज फर्स्ट हाफ में हमने 0.5 मिलियन टन क्रॉस कर चुका है। तो इसीलिए जो हमारा गाइडेंस था 1 मिलियन टन के ऊपर, तो वो तो हो जाना चाहिए। उससे देखना है कि उससे और कितना ज्यादा हम कर सकते हैं सो दैट हमारा जो एब्सोल्यूट अर्निंग है वो लास्ट ईयर का कंपैरिजन में और ज्यादा रिजल्ट अच्छा हम दे पाए। ओके अरुण जी, एक लास्ट सवाल, किस तरीके की कैपेसिटी एक्सपेंशन आप देख रहे हैं और क्या कोई नई ज्योग्राफी आपने आइडेंटिफाई की जहां पे एक्सपेंड करेंगे?
तो हमारा इमीडिएट जो है इस साल अगर हम 1 मिलियन टन से ऊपर प्रोडक्शन कर लेते हैं मेटल का, तो अगला साल हमारा कोशिश करना चाहिए 1.2 मिलियन टन का। एंड अगला साल ही ईयर रहेगा जब हमको लॉन्च करना चाहिए 1.5 मिलियन टन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, जिसका कि ड्राइंग बोर्ड में काम चल रहा है अभी। एंड नेक्स्ट ईयर तक हम बोर्ड में ले आकर के अप्रूव करके मार्केट में आएंगे कि 1.5 मिलियन टन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट इन इंडिया। एट द सेम टाइम हम लोग ऑलरेडी तलाश में है वेदर साउथ अफ्रीका और नामीबिया और एनी सा जियोग्राफी जहां पर हमको जिंक माइन या तो जिंक माइन विद कंसंट्रेटर और जिंक माइन प्लस कंसंट्रेटर प्लस मेल्टर मिल जाए, सो दैट हम लोग इन्वेस्ट करके उस जियोग्राफी में अपने आप को एक्सपेंड करें। ओके, तो अफ्रीका में क्या नए एवेन्यूज तलाशे जा रहे हैं, विकल्प देखे जा रहे हैं जहां पे एक्सपेंड कर सकती है कंपनी। हिंदुस्तान जिंक दूसरी तिमाही में नतीजे काफ़ी बेहतर हैं, हालांकि मार्जिन पे थोड़ा सा असर है, लेकिन मिश्रा जी कह रहे हैं कि वो आगे डिफेंड करने में इसको सफल होंगे। 50% तो कम से कम ये मेंटेन करके ही चलेंगे। हिंदुस्तान जिंक इस समय फ्लैट कारोबार 283.80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद तीनों खिलाड़ियों से एक एक स्टॉक्स और लेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका खिलाड़ी नंबर 1 में। और आज के तीनों जो धुरंधर खिलाड़ी हैं, अमित सेठ, रुचित और प्रशांत, तीनों ने अपने दो स्टॉक्स हमें बताए, जिसमें टाटा केमिकल और कोचिन शिपयार्ड अमित सेठ का है, रुचित के हैं यूएसएल और भारत फोर्ज, और प्रशांत ने आरवीएनएल और आईजीएल को चुना है। अभी एक एक स्टॉक और बाकी है। बताइए अमित, तीसरा स्टॉक कौन सा है आपका? जी नीरज जी, मेरा तीसरा स्टॉक रहेगा भारत डायनेमिक लिमिटेड। स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ अ मंथली ब्रेकआउट। 973 का इसका प्राइस है, काफी स्ट्रेंथ है। स्टॉप लॉस रखूंगा 940 का और टारगेट्स रहेंगे 1050 के। ओके, तो बीडीएल भारत डायनेमिक्स तीसरा स्टॉक है अमित का। रुचित, आपका तीसरा स्टॉक? एक मिड कैप डायग्नोस्टिक स्टॉक है। आज काफी डायग्नोस्टिक स्टॉक्स थोड़े मोमेंटम में है, तो विजय डायग्नोस्टिक है मेरे लिस्ट पे। करंटली 487 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखा गया है, तो यहाँ पे आई थिंक नियर टर्म में अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। तो विजय डायग्नोस्टिक करंट लेवल्स पे बाय करें, 460 का स्टॉप लॉस रखे, 572 के नियर टर्म टारगेट्स के लिए। विजय डायग्नोस्टिकल थीम पिछले कुछ दिनों में काफ़ी चल भी रही थी। आज कितना 488 रुपये पर ट्रेड करा है। रचित को ये पसंद आ रहा है। तीसरा स्टॉक इनका ये है। प्रशांत, आपका तीसरा स्टॉक? मेरा थर्ड और आखिरी स्टॉक होगा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। करीबन ये 42-35 के टारगेट पे प्राइस पे चल रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 40-40 का और मेरा टारगेट होगा 48 का। ये बहुत अच्छे ब्रेकआउट लेवल पे आया हुआ है और मैं थोड़ा सा प्रीएम करके इसको ब्रेकआउट मान के इसमें डेफिनेटली 40 का स्टॉप लॉस रख के 48 के टारगेट के लिए जाना चाहूँगा। 40 स्टॉप लॉस, 48 का टारगेट। प्रशांत बड़े लंबे टारगेट दे रहे हैं आज। जो ये सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट के कगार पे, मुझे लग रहा है ये बहुत जल्द एक बड़ी मूव देख सकते हैं, तो मैं रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। ओके, तो पंजाब नेशनल बैंक तीसरा स्टॉक है, 48 का टारगेट, 40 का स्टॉप लॉस, 42-30 पे इस पर ट्रेड करा है। तीनों लोगों के स्टॉक दिखाइए एक बार, देखिए किस तरीके से टीम बनी है अलग अलग तीनों लोगों की। 3 स्टॉक यानी 9 स्टॉक्स टोटल इन लोगों ने सुझाए हैं जिस पे करना चाहिए। तो एक एक करके देखते हैं किस तरीके से पोर्टफोलियो पूरा बिल्ड हो रहा है यहाँ पे। अमित सेठ का दिखाइए पहले, किस तरीके से तीनों इनके बने हुए हैं। तो टाटा केमिकल है, बाई करना है और 1250 का टारगेट है, 1150 का स्टॉप लॉस है। कोचिन शिपयार्ड दूसरा स्टॉक है जहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, और तीसरा है भारत डायनेमिक्स। तो ये 3 स्टॉक्स अमित के बने। रचित के दिखाइए। रचित के 3 स्टॉक्स हैं जिसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स है, 940 का टारगेट, 844 का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। दूसरा स्टॉक भारत फोर्ज का इन्होंने बनाया था 880 का लक्ष्य, 770 का स्टॉप लॉस होगा। और तीसरा स्टॉक है इनका विजय डायग्नोस्टिक्स, यहाँ पे भी बाय करने की राय दी है रचित ने, और इसके लक्ष्य और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पे भी आएंगे। और प्रशांत के 3 स्टॉक्स जिसमें आरवीएनएल पहला है, 47 का लक्ष्य और 37 का स्टॉप लॉस। दूसरा आईजीएल है, 375 और 475, 475 का टारगेट, 375 का स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक है पंजाब नेशनल बैंक जिसमें 40 का स्टॉप लॉस और 48 का टारगेट। तो ये तीनों खिलाड़ियों के 3 स्टॉक्स हैं जहाँ पे इनकी बाई कॉल है, और तीनों ही हमारे जो खिलाड़ी हैं वो मार्केट पे बुल साइड का नज़रिया लेके चल रहे हैं।
तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तीनों लोगों को, और देखते हैं कैसे पैन आउट होता है पूरा वीक और किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है और आपका पोर्टफोलियो बिहेव करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट पे सरसरी नज़र करीब 50 पॉइंट वीकनेस के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है 17,680 पे, और बैंक निफ्टी 165 पॉइंट नीचे 41,139 पर। तो दबाव थोड़ा सा और बढ़ा है, आप ये कह सकते हैं। यहाँ पे ऊपरी स्तरों से थोड़ा थोड़ा प्रेशर बनना है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ से, और ब्रेक के बाद होगा कमोडिटी राउंड अप।